अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबका। अच्छा, आज हमने डिस्कशन करनी है हमारे पहले डेमो क्विज की, जो कि है केमिस्ट्री, इंग्लिश और पेडागोजी पे कंपोज। तो इंग्लिश का पोर्शन में आप लोगों को करवा देती हूँ डिस्कशन इसकी। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है, व्हेन लीटर ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम, एक्चुअली सिंपल 1 लीटर ऑफ वाटर होगा। When 1 liter of water is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, its volume। बेसिकली हमारे पास जो जनरल रूल है वो ये कहते हैं कि जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी कम होता है। बट यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज, सी ऑप्शन। ये जो हमारे पास 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम कहते हैं इसको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर और एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमलगम्स। एमलगम हम कहते हैं बेसिकली एलॉय को। मरकरी किसी और मेटल के साथ जब एलॉय बनाते हैं उसको हम कहते हैं एमलगम्स। तो जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम ये हमारे पास एमलगम्स बनाते हैं। आयरन इज द ओनली मेटल दैट डू नॉट फॉर्म एमलगम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। सिक्स्थ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हमारे पास कौन सी गैस यूज होती है? हेलोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे पास हमेशा वो गैस यूज होगी जो कि इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस हम ऐसी गैस को कहते हैं डेट इज अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करे जल्दी से। तो हमारे पास मोस्टली यूज होती है आर्गन। नोबल गैसेस हम यूज करते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन नियोन और आर्गोन हम यूज करते हैं। दूसरी जो हम गैस यूज कर सकते हैं, डेट वन इज द नाइट्रोजन गैस। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सारी गैसेस जो है हमारे पास वो रिएक्टिव गैसेस हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज द नन ऑफ दीज। आपके पास एफपीएससी के टेस्ट में हमेशा डी ऑप्शन बल्कि ई ऑप्शन होता है, नन ऑफ दीज। तो अक्सर आपके 10 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो नन पे कंपोज होंगे, तो आपने नन वाले ऑप्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ कैन वन स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज्ड इनटू अनदर वन। कि मैटर की एक स्टेट से हम दूसरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएटिंग हीट एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएटिंग हीट एनर्जी। आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप जब एनर्जी देते हो किसी भी चीज को तो वो क्या करती है, वो वेस्ट नहीं होती, वो आपकी फिजिकल स्टेट को चेंज करवाती है। एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, सोडियम का HCl के साथ करो, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा आपके पास और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। तो जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, H2SO4, HNO3, HCl, whichever एसिड यू विल टेक, हमेशा आपके पास जो गैस रिलीज होगी दैट वन इज द हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन। नाइन्थ एमसीक्यू है, हाउ मेनी p इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है आपसे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताने, जितने भी p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है आपने इसमें वो बताने हैं। तो आप इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबा, हंस रूल और सबके अकॉर्डिंग फिल करके लिखते हो तो इसकी हमारे पास आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s1। तो आपके पास यहाँ पे 2p6 इन्वॉल्व होता है, 3p6 भी इन्वॉल्व है और 4p6 भी इन्वॉल्व हुआ है। तो टोटल आपके पास 18p इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दैट वन इज द बी ऑप्शन। Then 10th MCQ है, in the ground state of a cobalt atom there are dash unpaired electrons and the atom is। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखनी है कोबाल्ट की, देन आप बता सकोगे कि इसमें आप क्या लिखोगे। आप कोबाल्ट में आपके पास एटॉमिक नंबर है 27। तो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, जब आपके पास 27 है तो 4s2 एंड आपके पास 3d7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो आपको पता है डी के आपके पास 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। अब स्टार्टिंग में आप हंस रूल को फॉलो करोगे, सारे इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जाएंगे। डी के 5 हो गए, 6th वाला पेयर होगा एंड देन 7th वाला पेयर।
तो इसकी ऐसे कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो आपके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 3। तो 3 जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जब आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो कंपाउंड क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड से सब्सटेंस वो होते हैं जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास बढ़ता जाएगा। तो आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट का एटम होगा वो पैरामैग्नेटिक भी होगा और काफी हद तक स्ट्रांगली पैरा होगा, बिकॉज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन दैट ऑर्बिटल्स। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, the outer electronic configuration of Ns2Np4 corresponds to which of the following elements in its ground state? Arsenic, calcium, chromium and sulfur. तो आपके पास S2P4 पाई जाती है ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन फैमिली की जो भी इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में होंगे, वो आपके पास यही कन्फिग्रेशन शो करेंगे। बस पहले वाले में आपके पास 2p आता है, फिर 3p4 4p4, जस्ट आपके पास एक शेल बढ़ता रहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है। तो ऑक्सीजन के नीचे हमारे पास सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर उसी फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी वही हो जाएगी। देन हमारे पास 12th एमसीक्यू है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। इसके आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इसके लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हो। इस पहले भी डिस्कशन हुई हुई है ग्रुप में, वैसे चैनल पे भी पढ़ा है, बट अगेन मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप एक फार्मूला यूज करोगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये पर सेकेंड, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। आपने क्या करना है, एन की जगह जो भी ऑर्डर का आपको दिया जाए आप उसकी जगह पुट करोगे। अब हमें 0 ऑर्डर दिया गया है तो हम एन की जगह वैल्यू लिखेंगे 0। अब कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर लीटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ ऑप्शंस में पर लीटर है, लीटर दिया हुआ है तो हम मोल पर लीटर ही लिखेंगे। मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड हमारे पास आता जाएगा, ऐसे ही सेम। अब 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, तो मतलब पावर 1 है। 1 की पावर का मतलब यह है हमारे पास ये चीज सेम रहेगी। तो अब आपके पास ये चीज सेम रहेगी, तो मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, ये ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा, दैट वन इज द सी ऑप्शन, सॉरी सॉरी नॉट द सी, बी ऑप्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ कैटलिस्ट ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट इनमें से किस केमिकल रिएक्शन में किस चीज को चेंज कर देते हैं? एंट्रोपी को, एंथैल्पी को, इंटरनल एनर्जी को, नन ऑफ दीज। सो हमारे पास इसमें से और राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, बाकी किसी चीज को कम नहीं करता। कैटलिस्ट ऐसी स्पीशी है जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप करती है, रिएक्शन की स्पीड को तेज करके रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करवा देती है। तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली वो चीज जो हिंड्रेंस कॉज करती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ साइड पर, ये देखिए, ये एक मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन पाथ। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर, या आपके पास अपने जब भी चढ़ाई करनी होती है किसी भी हिल पर, तो आप क्या करते हो, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये हमारे पास इतनी, ये एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट जो होता है रिएक्टेंट से लेके टॉप ऑफ द पॉइंट, ये हमारे पास होगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, देन खुद ब खुद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। जब भी आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपको एक नया प्रोवाइड पाथ करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो आपके पास जो नीचे वाला पाथ होगा वो कैटलाइज्ड का होगा। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, ऑल्टर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू पाथ दैट हैज द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपके पास इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसके पास हमारे पास क्या ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा, डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास है, three types of radioactive elements are emitted when unstable nuclei undergo radioactive decay. Which of the following is not one of them?
जब भी आपके पास न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी होगी, ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस होती है आपके पास रेडियो एक्टिविटी में। तो आपके पास अल्फा बीटा गैमा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं। डेल्टा है कोई रेज नहीं होती, डेल्टा एक ऑप्शन होता है आपके पास एमसीक्यूज में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, डेल्टा कोई रेज नहीं है। हमारे पास अल्फा बीटा गैमा होती है, देन पॉजिट्रॉन होती है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ये रेडिएशंस होती है। How many mg of tritium will remain after 49.2 years if the starting amount is 32 mg? Half-life of tritium is 12.3 years. तो इसको आप सबसे इजी जो इसका सॉल्व करने का मेथड होता है, आपको हाफ लाइफ दी गई है, आपने देखना है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो अगर मैं 12.3 को मल्टीप्लाई करूं 4 से, 12.3 मल्टीप्लाई 4 49.2 आंसर आते हैं, मतलब 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो हाफ लाइफ क्या होती है? स्टार्टिंग या इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाना। तो स्टार्टिंग हमारे पास है 32, तो 32 का जब आप हाफ करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 60। ये आपके पास एक हाफ लाइफ गुजर गई है। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 16 का आपने हाफ कर देना है फिर दोबारा। अब 32 का हाफ हुआ, फिर आपने 16 का हाफ करना है, 8 हो गया। ये आपकी सेकेंड हाफ लाइफ गुजर गई। फिर 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। ये आपकी थर्ड हाफ लाइफ गुजर गई। और फिर आपकी फोर्थ हाफ लाइफ गुजरने के बाद 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा 2 mg। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है, उसकी फिर इनिशियल अमाउंट का हाफ ऑफ करते रहो जब तक आप उतनी हाफ लाइफ पे ना गुजर जाओ। अगर आपके पास होता कि 3 हाफ लाइफ तो आपके पास आंसर होता 4। अब यहाँ हमें दिया गया हुआ है 49.2 ईयर्स गुजर चुकी हैं, उसकी हाफ लाइफ है 12.3, मतलब वो अपनी 4 हाफ लाइफ गुजार चुका है। तो उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी आफ्टर हाफ लाइफ वो कितनी हो जाएगी? 2 mg। डेट वन इज द बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशंस आर कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हमारे पास हमेशा होती है बीटा डीके। जब भी बीटा डीके होगा, बीटा डीके बीटा रेडिएशंस होती ही इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्विवेलेंट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो हम इनको कहते हैं क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशंस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से है, जनरल नॉलेज का। किंग ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोल्ड, बी ऑप्शन। गोल्ड इज कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे हम प्लेटिनम को कहते हैं व्हाइट गोल्ड। एक और एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, विच एलिमेंट और विच मेटल इज कॉल्ड द व्हाइट गोल्ड? प्लेटिनम को हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। वायर ऑफ अ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ। फ्लैश बल्ब की जो वायर है वो किस चीज की बनती है? That one is made up of magnesium. C option is the right one. Which of the following has maximum unpaired electrons? इनमें से किसके में के पास maximum unpaired electrons पाए जाते हैं? So correct option है मैग्नीज 2 पॉजिटिव। और क्यों पाए जाते हैं इसमें आपने इनका एटॉमिक नंबर देखना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी गई है। क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, प्लस है जस्ट। वेनेडियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, तो दो दो इलेक्ट्रॉन। तो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रोमियम आपके पास एटॉमिक नंबर 24 पाया जाता है, ये क्रोमियम हो गया। देन आपके पास विनेडियम है, इसका 23 एटॉमिक नंबर है। देन मैग्नीज है, इसका 25 एटॉमिक नंबर है। तो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम की है 4s2 3d4। वेनेडियम की आपके पास है 4s2 3d3। और मैग्नीज की आपके पास है 4s2 3d5। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब आपने इसमें से क्या करना है, देखिए 4s है, ये 3d है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनकी। अब जब भी इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं, प्लस का मतलब ये 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज कर दिए हैं, तो क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले आप 4s से निकालोगे, 3d से नहीं निकालोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अब दो क्रोमियम पॉजिटिव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास बनेगी, दैट वन विल बी 4s1 3d4। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इसमें 4 है, टोटल 5 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। देन उसके बाद आपके पास विनेडियम है, विनेडियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किससे निकलेंगे? एस से। देन डी के में 3 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है आपके पास विनेडियम में। तो मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव में है,
दो के दो इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, और डी में आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप कहोगे कि मैग्नीज टू पॉजिटिव हैज द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैग्नीज 3 पॉजिटिव होता, तो आप क्या करोगे, पहले दो से एस से निकालोगे, देन आप एक रिमूव कर दोगे डी से। तो उसके बाद पहले एस के रिमूव होने के बाद देन आपके पास डी के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, बिकॉज 4s इज द आउटर ऑर्बिटल जो आउटर शेल में प्रेजेंट है, 3d थर्ड शेल में प्रेजेंट है, 4s फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। तो पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस के रिमूव करोगे आप। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, आयरन इज मेड पैसिव बाय। कुछ मेटल्स हमारे पास बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को जरा कम करने के लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करते हैं। तो आयरन को हम पैसिव कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को जरा कम कर सकते हैं बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड HNO3। डी ऑप्शन इज द राइट वन। Which of the following is an ore of aluminium? इनमें से कौन सा जो है एल्यूमिनियम का और है? गैलीना, गैलीना का हमारे पास फार्मूला होता है PbS। ये हमारे पास लेड का और है। क्रायोलाइट जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम का और है। इसका हमारे पास फार्मूला होता है Na3Al दैट वन इज कॉल्ड द क्रायोलाइट, सो इट इज एन एल्यूमिनियम और। एप्सम साल्ट हमारे पास होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और सिनाबार जो है वो हमारे पास मरकरी का और है, डेट वन इज HgS। तो आपने इंपॉर्टेंट ऑर्स याद रखनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी जो इंपॉर्टेंट ऑर्स की हैं नोट्स। तो अभी के लिए आप इतना चारों को ही याद करो, उसके बाद जो बच्चे इनरोल्ड होंगे उनको मैं टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत पेज वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर दूँ। देन नेक्स्ट MCQ है हमारे पास जी, a brisk effervescence occurs when nitric acid is added to the eggshell. This is because eggshell consists of eggshell जो हमारे पास होता है that one is made up of calcium carbonate। तो आप इसके ऊपर जब नाइट्रिक एसिड को ऐड करोगे तो आपके पास फौरन से ब्रिस्क एफरवेसेंस गैस की इवॉल्व। A well-stoppered thermos flask contains some ice cubes. This is an example of, आपके पास थर्मोस जो है डेट वन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें से ना तो मैस ट्रांसफर हो सकता है ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ओपन सिस्टम होता है जिसमें आपके पास मैस और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम होता है जिसमें मैस ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। डेट वन इज एन MCQ फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। सो आइसोलेटेड सिस्टम, हमारे पास जो थर्मोस जिसमें हम चाय रखते हैं उसमें क्या होता है, चाय बहुत टाइम के लिए गर्म रहती है। रीजन, दैट वन इज अ ऑलमोस्ट कंसीडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो मैस ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, दोनों अंदर ही रहते हैं सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज। एंट्रोपी हमारे पास हम कहते हैं बेसिकली रैंडमनेस। जब भी कोई चीज डिसऑर्डर्ड नेचर में होगी, जब भी कोई चीज रैंडम ऑर्डर में होगी, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो हमेशा याद रखना है जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाओगे एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि सॉलिड एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, लिक्विड में एटम्स दूर दूर है, गैसेस में एटम्स की बहुत रैंडम मोशन होती है। आप लोगों ने पढ़ रखा है जनरल प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड गैस की। तो आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हो, एंट्रोपी बढ़ती है। जब आप इसका उल्टा आते हो तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करो, एंट्रोपी आपकी कम होती जाएगी। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, आप एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो सब्लिमेशन में तो बहुत ज्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है। वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, एंट्रोपी बढ़ रही है। मेल्टिंग में क्या करता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसमें भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तीनों में एंट्रोपी बढ़ रही है। सो बेस्ट ऑप्शन इज द नन ऑफ दीज, एंट्रोपी किसी में भी कम नहीं हो रही। अगर आप लिक्विड वाटर से आइस बनाओ, मतलब हम बर्फ बनाते हैं, बर्फ जमाते हैं, दैट वन, उसमें क्या होता है, एंट्रोपी कम हो रही होती है, लिक्विड की रेंडमनेस कम हो रही होती है बिकॉज वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास डील करता है एंट्रोपी के साथ। और है क्या, ये कहते हैं एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा बढ़ रही है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। आफ्टर 6s इलेक्ट्रॉन विल गो टू, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास जाता है 5p में, 4f में, 5f में, 6p में। तो इसमें आप अप्लाई करोगे अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होते हैं, फिर वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो बेशक आप लोग लिख लो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। यहाँ तक तो आपको याद ही होती है। उसके बाद फिर आपको सॉरी 4p, देन इसके बाद आती है 5s, देन 4d, देन 5p, देन 6s, देन 4f, देन 5d। काफी हो गया। तो देखो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4f ऑर्बिटल में जाएगा। इसमें आप एनर्जी डायग्राम भी बना के वो जो जिगजैग वाली होती है उसके थ्रू भी कर सकते हो। कैसे करते हैं वो, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, चले गए यहाँ पे। आप पहले सारे ऑर्बिटल्स लिखोगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। मैं बस थोड़ा सा सिखा रही हूँ आपको। फिर पी हमारे पास सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, तो आपने 1p नहीं लिख देना, 2p से स्टार्ट करना है इसको। 3p, 4p, 5p, और ये नीचे नीचे तक जा रहा होता है। जितने आपको दी चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेनी है। डी जो है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो हम थर्ड से लिखेंगे। 3d, 4d, 5d, और एफ हमारे पास स्टार्ट होता है 4 से, तो हम 4f, 5f इस तरह नीचे नीचे लिखते जाएंगे। देन आपने एरोस पास करने हैं, 1s इस डायरेक्शन में, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5d, फिर 6s, और फिर 4f, 5d। सारी एरोस नीचे नीचे जो भी आएंगे वो आते जाते हैं आपके पास। तो आपने इस डायरेक्शन में नीचे तक लिख देनी है सारे। आपने फिर डायरेक्शन एरोस पास करने हैं। तो इस 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, और आप इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिलअप करते जाओ। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको दिया हुआ सोडियम रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ, और आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया है। आपने केसी लिखने हैं, तो केसी की हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट आपके पास हमेशा याद रखना है, केसी एक्सप्रेशन हमेशा एक्वस और गैसेस के लिए होता है। आप उसको सॉलिड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट सॉलिड में है, तो उनकी जगह आप हमेशा 1 लिख देते हो। तो कैसे की एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगी 1 बाय Cl2, सिंपल। बिकॉज सोडियम भी सॉलिड है, NaCl भी सॉलिड है, तो आप उनको इग्नोर करोगे। ओनली क्लोरीन गैस में है, तो आप 1 बाय Cl2, इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा। For an endothermic equilibrium reaction is favored in the forward direction by। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जो होता है या हीट जो होती है वो आपके पास रिएक्टेंट होता है। तो जब भी आपको क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, हीट को इंट्रोड्यूस करवाओगे, रिएक्शन क्या होगा, लीशेटर्स के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दो या प्रोडक्ट्स को आप निकाल लो, विड्रॉ कर लो, तो आपके पास रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास हीट जो है वो एज अ रिएक्टेंट होती है एंडोथर्मिक में। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आप रिएक्टेंट्स बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बफर कैन बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। तो आपको एसिड्स दिए गए हैं, इनमें से आप बफर किसका बना सकते हो। तो हमेशा हमारे पास बफर्स टू टाइप के हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, हमेशा वो वीक एसिड और वीक बेस का बनाया जाता है। तो इनमें से वीक एसिड इज द HF एसिड। बाकी सारे एसिड स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, तो HF एसिड वाहिद एसिड है जिसका आप बफर बना सकते हो। एनोड कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय। तो एनोड आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेस्ट। एनोड की डेफिनेशन होती है, छोटी बुक्स में हमेशा डेफिनेशन होती है, एनोड वो है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड वो है जो नेगेटिवली चार्ज है। ऐसा जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में इनके साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड नहीं है किसी भी इलेक्ट्रोड को डिफाइन करने का। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, वट एवर द चार्ज इज, और कैथोड हमेशा वो है जिसपे रिडक्शन होगी। तो बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑक्सीडेशन अकर ऑलवेज ऑन एनोड। Which device is used for the measurement of electrical resistance? So electrical resistance को हम measure करते हैं Wheatstone bridge से। B option is the right one.
वोल्ट मीटर से हम वोल्ट मेजर करते हैं, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम वेटस्टोन ब्रिज से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डिफरेंट, इनमें से कौन सा सेल डिफरेंट वन है? सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो डिफरेंट है, वोल्टेक, गैल्वेनिक, डेनियल, ये तीनों एक ही नाम है इनके, एक ही उसी को आप डेनियल कहते हैं, उसी को वोल्टेक कहते हैं, उसी को गैल्वेनिक सेल कह रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द डिफरेंट। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन? तो आपने उसको दिया, उसने आपको एसिड है, पूछी उसने आपसे POH है, तो आप पहले इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप इसका माइनस लॉग लोगे तो आपको पीएच आ जाएगी। फिर आपके पास फॉर्मूला है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो आप 14 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 12। पहले आप क्या करोगे, माइनस लॉग लोगे इसकी कंसेंट्रेशन का, तो आपके पास आंसर आएगा 2। फिर आपके पास पीएच प्लस POH होते हैं 14 के इक्वल, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 14 में से 2 को, तो आपके पास POH आ जाएगी इस एसिडिक सोल्यूशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं। अब जो 100% डिसोसिएट हो जाए उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसकी परसेंटेज आयनाइजेशन या डिसोसिएशन लेस देन 5% होती है। तो आपके पास NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी, पोटेशियम सल्फेट भी। द ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट हियर इज द एसिडिक एसिड जो कि वीक एसिड है। तो वीक एसिड और वीक बेसिस आपके पास क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे होते हैं। विच कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन? जैसे ऑर्गेनिक में आपके पास बेंजीन है, इसी तरह इनऑर्गेनिक में भी बेंजीन है, इसका नाम होता है बोराजीन। हम कहते हैं बोराजीन का फॉर्मूला है B3H6N3। आपके पास क्या होता है, वहां पे आपके पास 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ होते हैं और सबके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होता है, बिल्कुल बेंजीन की तरह इसका स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला है B3H6N3। अगर हम इसको आपको ओके ड्रॉ करने की हम ट्राई करें तो इसका ये बोरा सी बी, यस, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाओगे और इन सब के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच, so this one is called the inorganic benzene और borazine। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय, तो हम पानी की जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकते हैं दो मेथड से, बॉइलिंग मेथड से या क्लार्क मेथड से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास एक ही दिया हुआ है बॉइलिंग मेथड, तो आप क्या करोगे, सिंपल बॉइलिंग सी ऑप्शन लगा दोगे। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, हम लाइम डालते हैं और लाइमिंग के थ्रू हम प्रेसिपिटेट्स बनवा के टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग एंड क्लार्क्स मेथड, और परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं जियोलाइट्स के थ्रू या फिर वॉशिंग सोडा के थ्रू, सोडियम कार्बोनेट के थ्रू। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बोजन? कार्बोजन की जो कंपोजिशन होती है हमारे पास, दैट वन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन इज द राइट वन। Our next MCQ is at high altitude water is boiled at lower temperature due to तो हमारे पास हायर एल्टीट्यूड पे पानी जो है वो लो टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है बिकॉज लो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ प्रॉपर होना चाहिए लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट एयर प्रेशर। Next is neutron were predicted by which scientist? Neutron were predicted by the Rutherford. B option is the right one. Neutrons were statement थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, predicted by प्रिडिक्ट किए गए थे रदरफोर्ड ने, डिस्कवर्ड होता तो फिर हम लिखते जेम्स चैडविक। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द स्टेटमेंट। जो रदरफोर्ड था उसने प्रिडिक्ट किया था कि कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, बिकॉज जब उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया उसके जो एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर था वो बैलेंस नहीं हो रहा था एटॉमिक मैस, तो उसने प्रिडिक्ट किया था कि कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कि न्यूक्लियस में है, जिससे ओवरऑल हमारा मैस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। देन जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था और डिस्कवर किया था। सो प्रिडिक्टेड बाय रदरफोर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, चार्ज जो था वो हमें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड था, जिसने मिलिकन साइंटिस्ट था जिसने अपने ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के थ्रू चार्ज को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे मिलिकन कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सो नन इज द बेस्ट ऑप्शन। Then next है रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर मोस्टली, रेडियोएक्टिव रिएक्शंस हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं।
रेडियोएक्टिव रिएक्शन आपने थोड़ा सा याद रखना है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, फोटो रिएक्शंस एंड रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के बारे में। तो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस हमारे पास हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का हमारे पास ऐसा यूनिट जो है बेक्यूरल है, क्यूरी ग्रे ये भी यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट इज द बेक्यूरल, ए ऑप्शन। Which element of transition series is most likely to have no color? हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा जो कलर एग्जिस्ट नहीं करते वो D10 वाले एलिमेंट है, डेट वन इज जिंक। उसके अलावा अगर कोई आता है तो वो फिर हमारे पास स्कैंडियम सीरीज है, जो ग्रुप 3B, 2B और 3B वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये कलरलेस होते हैं। रीजन क्या है? कलर हमारे पास डी ब्लॉक में आता है डी ट्रांजिशन की वजह से। डी में जब आपके पास D10 है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट पॉइंटर चूज कर लो, आपको समझाती हूँ। जब भी आपके पास बॉन्डिंग होती है तो डी ऑर्बिटल्स जो हैं पहले ये सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। जब भी बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे टू एनर्जी लेवल्स में। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वन इज T2G, द अदर वन इज EG। हाई एनर्जी लेवल पे आपके पास ऑन द एक्सिस वाले जाते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल पे बिटवीन द एक्सिस वाले चले जाते हैं, DXY, DYZ, DXZ। DX2 Y2 और DZ2 आपके पास हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास अगर आपके पास जिंक है जिसमें D10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, 6 यहाँ पे आ जाते हैं, 4 यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल है। अब डी ट्रांजिशन क्या है, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी। अगर आपका T2G से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके EG में जाएगा, इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन, के डी ऑर्बिटल से डी में ही गया, लोअर डी एनर्जी से हायर डी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का चले जाना। अब इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब ऊपर स्पेस होगी आपके पास। अगर सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन फिल है, देन देयर इज नो स्पेस फॉर ट्रांजिशन, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। फिर आती है स्कैंडियम में। स्कैंडियम जो आपके पास ग्रुप है हमारे पास 3B, स्कैंडियम वेट्रियम लेंथना। तो ये होता क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3 पॉजिटिव। दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन द 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, एक डी में था वो भी चला गया, तो स्कैंडियम के पास कोई डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसने डी ट्रांजिशन किसकी करनी है, बेसिकली ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ना हो, या इलेक्ट्रॉन 10 हो, तो आपके पास कलर शो नहीं होता। सो ये आपके पास 2B और 3B ग्रुप वाले नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मोस्टली कलर शो नहीं करते। टोटल एलिमेंट्स इन द हेलोजन फैमिली, पहले हमारे पास 5 होते थे, अब हमारे पास 6 हैं। तो आप हेलोजन ग्रुप में देखोगे तो आपके पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन और एस्टाटाइन। फिफ्थ और लास्ट वन इज टेसिनाइन। ये आपके पास एलिमेंट डिस्कवर हो गया है। सेकंड लास्ट एलिमेंट है, लास्ट वन इज ऑर्गेनिसन। तो इसको आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास हेलोजन फैमिली में टोटल 6 एलिमेंट है। Which acid is present in the apple? एप्पल में हमारे पास कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड इज प्रेजेंट। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। इनफैक्ट मैलिक किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मतलब ही एप्पल है। सो एप्पल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम मैलिक एसिड कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 से आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन इज। तो साइक्लो मीन साइक्लिक रिंग होगा, पेंटा मीन 5 कार्बन होंगे, डाई मीन 2, इन का मतलब है डबल बॉन्ड होंगे, और कैटाइन है। इसका मतलब है आपके पास जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन बना दें, 2 डबल बॉन्ड लगा दें, और कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन। सवाल ये है कि कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, नन है। बेटा एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, कंपाउंड साइक्लिक हो, कंपाउंड प्लेनर हो, कंपाउंड किस रूल को फॉलो करे, हक्कल रूल को फॉलो करे, कंपाउंड कंजुगेटेड हो। 4 कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की। कौन कौन सी 4 कंडीशन, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। कंपाउंड साइक्लिक होना ज़रूरी है, कंपाउंड का कंजुगेटेड होना ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड का प्लेनर होना ज़रूरी है, मीन हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होनी चाहिए, sp2 या sp होनी चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड को हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल, हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो हक्कल रूल है आपके पास। जैसा कि बेंजीन आप कहते हैं कि बेंजीन आपके पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेटेड भी है, प्लेनर प्लेनर क्यों है, बेंजीन की हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है।
हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जो है चैनल पे मौजूद होगी, उसको आप देख लें तो आप हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी भी एटम की फौरन से निकाल सकते हैं। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो है बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मीन्स हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई एंड अप टू सो ऑन, वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक होता है। बेंजीन तो एरोमेटिक है। क्या साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन आपके पास साइक्लिक है? जी साइक्लिक है। क्या कंजुगेटेड है? जी कंजुगेटेड है। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या प्लेनर है? जी प्लेनर है। हर एटम हर कार्बन की जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या हक्कल रूल को फॉलो करता है? नहीं। 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर मौजूद है। ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, ये मूबियस रूल को फॉलो करता है। इसीलिए ये कंपाउंड आपके पास क्या है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक। समझ आ गई? एंटायरोमेट की कंडीशन क्या होगी? साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, और एंड पे कौन सा रूल फॉलो करेगा? मूबियस रूल। मूबियस रूल क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज नोन एज मूबियस रूल। ठीक हो गया? चलो बेटा आगे चलते हैं। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या हुआ? एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं बेटा। 47, विच हाइड्रोकार्बन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट? एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि मेरा बेटा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। बस ये लाइन याद रखनी है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ब्रांच चेन की निस्बत। तो यहाँ पे देख लें क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब आप ब्रांचिंग लगा देते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज कर जाता है। अच्छा बेटा, तो स्ट्रेट चेन कौन सी है इसमें? पेंटेन 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन 1 2 3 4, एक ब्रांच लगा दें। नियोपेंटेन 1 2 3 4 5, ये नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में देखो 2 ब्रांचेस है, आइसो में एक है, एन पेंटेन में कोई भी नहीं है। तो एन पेंटेन चूंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मेरे बेटा? ज्यादा। 47 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ये। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन बेटा यहाँ से लाजमी एक सवाल आता है, मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को। अल्काइल हैलाइड से लाजमी 2 MCQs आपके पेपर में होंगे। SN1, SN2, E1 और E2 को घोट के पी जाओ आप लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन? आपने देखना है कौन सा अल्काइल हैलाइड। SN1 आपने पढ़ा होगा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो हैं सबसे तेज SN1 देते हैं, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। फिर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, और आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलमोस्ट SN1 रिएक्शन जो है मेरा बेटा वो नहीं देते। तो टर्शरी और सेकेंडरी जो है वो देते हैं। टर्शरी सबसे तेज देते हैं, क्योंकि SN1 के में होता है क्या है, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप के लॉस होने के बाद आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल है। इसीलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है आपने ढूंढना है। मिथाइल आयोडाइड नहीं, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 आए, इथाइल CH3 CH2 आए। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो गया बेटा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है आपके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है बेटा, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपने ढूंढना था। ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन हो। 46 8 राइट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट इन लुकास टेस्ट? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा जो टेस्ट यूज करते हैं उसको लुकास टेस्ट कहा जाता है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? टर्शियरी अल्कोहल जो है बहुत जल्दी ऑयली लेयर बना देती है, सेकेंडरी जो है थोड़ा टाइम देती है, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हीट करने पे लुकास टेस्ट जो है वो देती है। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है फास्टेस्ट लुकास टेस्ट देती है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट वन। 50, which of the following reagent is commonly used to reduce carboxylic acid to alcohol? बेटा अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको रिड्यूस करना है किसके अंदर, आपने इस कार्बोनिल ग्रुप को CH2 के अंदर कन्वर्ट करना है, CH2 के अंदर, और आगे OH एज इट इज आपने रहने देना है। तो बेटा कौन सा रिएजेंट जो है आप यूज करेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है मेरा बेटा।
ग्रिग्नार्ड एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मेरा बेटा कौन सा है आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इजीली क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ यही वो कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। तो अगर आपके पास सवाल आए कि थ्रू विच reagent you can convert primary alcohol carboxylic acid to primary alcohol, उस reagent का नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू विच अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल में convert। अगर यहाँ पे मैं पीसीसी यूज करूं, पीसीसी बेटा नो रिएक्शन, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करूं, नो रिएक्शन, याद रखना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ए हो गया 50 का ए। बेयर्स रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट, बेरा बहुत ही कॉमन रिएजेंट है जो कि यूज होता है 1% अल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन जो है वो बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। कॉमनली यूज होता है डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए। तो राइट ऑप्शन बेटा क्या हो गया आपके पास, बी हो। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलने बेटा या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो बोलने। कौन सा कंपाउंड देगा, 2 ब्यूटाइन देगा? नहीं बेटा, 2 ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर तो ये होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं देते, डबल बॉन्ड देते हैं। सिर्फ अल्कीन जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये अल्केन है आपके पास, 2 मिथाइल ब्यूटेन ये भी नहीं देगी, ये भी नहीं देगी। 2 ब्यूटीन बेटा देगी, ये 2 ब्यूटीन है। तो यहाँ पे एच में यहाँ पे कर दूं, एक एच यहाँ पे कर दूं बेटा, ये कौन सा आपके पास अल्कीन बन रही है? अगर हाइड्रोजन जो है अपोजिट साइड पे, एक अप पे एक डाउन है बेटा, ट्रांस अल्कीन। सिस अगर बनानी है तो बेटा सिस कैसे बनाऊंगा, दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड पे कर दूंगा डबल बॉन्ड की, बेटा ये कौन सी अल्कीन बन जाएगी आपके पास, सिस अल्कीन बन जाएगी। तो 2 ब्यूटीन जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो शो करती है। 2 ब्यूटानॉल बेटा ये भी नहीं करता, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, मैं बता चुका हूँ। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी। 2 ब्यूटीन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटा 53 पे जाते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 ब्यूटीन गिव्स, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं मेरा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। बेटा ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है आपके पास, इसकी ओजोनोलाइसिस करनी है। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। आपने करना क्या है, सिंपल सा टोटका बताता हूँ। आपने कैंची की मदद से इस डबल बॉन्ड को कट कर देना है, कट कर दिया। कट करने के बाद इसको लिख लो, ये CH3 एज इट इज है, ये CH एज इट इज है, थोड़ा सा ये डबल बॉन्ड दरमियान में से काटा है, नहीं डबल बॉन्ड एज इट इज फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली इस साइड में भी ऐसे करो, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड, मतलब कैंची की मदद से आपने 2 हिस्सों में काट दिया इसको। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ। बेटा अब इस कंपाउंड को ऐसे लिखोगे, ये CH3 एज इट इज, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे यहाँ से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H लगा हुआ, ये CH3। तो बेटा दोनों तरफ जो है आपके पास क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, सॉरी एथेनल बन रहा है, या एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, या इसको एथेनल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आईयूपैक नेम दिया हुआ एथेनल जो है आपके पास वो ठीक है। केमिस्ट्री के जो है MCQs डिस्कशन कंप्लीट हुई बेटा, आगे चलते हैं।